रात के 11 बज चुके थे। हमारी बाइक रफ्तार से रात के सन्नाटे को चीरते हुए जा रही थी। मेरे साथ मेरा दोस्त मुकेश था, जो कि बाइक चला रहा था। आज हम पूरे 2 साल बाद अपने कॉलेज के दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। रात के अंधेरे को देखकर मैंने मुकेश को कहा, यार तुम उस कब्रिस्तान के रास्ते से मत चलना। सुना है वहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं और आने जाने वाले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाते हैं। इस पर मुकेश ने कहा, अगर हम हाईवे से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट लेना पड़ेगा। और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखते हैं कौन सा भूत प्रेत हमें अपना शिकार बनाता है। दरअसल मुकेश को डर बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन मेरी तो भूत प्रेत के नाम से ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। मैं जानता था कि मुकेश काफ़ी ज़िद्दी है, मानेगा नहीं, इसलिए एक बार कहने के बाद मैं भी चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। तभी मुकेश ने बाइक को शॉर्टकट लेने के चक्कर में उसी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। हम थोड़ा आगे आए ही थे कि अचानक से बाइक झटके लेने लग गई। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने मुकेश से कहा, अरे क्या कर रहे हो भाई, बाइक सही से चलाओ ना। तभी मुकेश ने कहा, भाई मैं तो बाइक ठीक ही चला रहा हूँ, फिर भी पता नहीं बाइक क्यों इतने झटके मार रही है। हमें यह सब बातें करते करते थोड़ा समय हुआ ही था कि बाइक अचानक से बिल्कुल बंद पड़ गई। मैंने फिर से मुकेश से कहा, अब क्या हुआ भाई, बाइक बंद क्यों हो गई। इतनी बात सुनकर मुकेश बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर उसके चेहरे से लग रहा था कि वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तभी मैंने मुकेश के हाथ को पकड़कर हिलाया और पूछा, अरे अब तुम्हें क्या हो गया। इस पर मुकेश का कोई जवाब नहीं था, बस उसने अपनी उंगली को एक दिशा में इशारा करते हुए उठाया। मुकेश ने जिस दिशा में इशारा किया था, जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे उस दिन डर का एहसास हुआ, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। क्योंकि हमारी बाइक जहाँ पर ख़राब हुई थी, ठीक उसी के सामने कब्रिस्तान का गेट था। मैंने मुकेश से कहा, यार जल्दी चलो यहाँ से, कोई मैकेनिक देखना पड़ेगा, नहीं तो कब तक ऐसे यहीं पर खड़े रहेंगे। और वैसे भी इस कब्रिस्तान के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम दोनों थोड़ा ही आगे आए थे कि मुकेश ने कहा, यार देख वो रही मैकेनिक की दुकान। हम दोनों उस ओर बढ़े तो देखा एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें एक पीला वाला बल्ब जल रहा था, जिसमें 45 से 50 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हम दोनों बाइक लेकर उस झोपड़ी तक पहुंच गए और उस व्यक्ति से कहा, काका देखना तो हमारी बाइक अचानक से बंद हो गई है। तभी उस आदमी ने कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तभी मैंने मुकेश से कहा, भाई तुम बैठो, मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ। और मैं झोपड़ी से थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करने के बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा एक और व्यक्ति बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ा था और मेरी तरफ लगातार देखे ही जा रहा था। मैं अचानक से उस आदमी को देखकर एक बार फिर से बुरी तरह घबरा गया। मेरे बोलने से पहले ही वह आदमी बोल पड़ा। उसने कहा, वो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है वह तुम्हारा दोस्त है ना। मैंने तुरंत कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ। इस पर उसने कहा, पर वह उस टूटी फूटी और बंद पड़ी झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि मैंने तुरंत झोपड़ी की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो मैकेनिक हमारी बाइक ठीक कर रहा था वह अब वहाँ पर नहीं था, पता नहीं कहाँ का गायब हो गया। और वह वास्तव में एक बंद पड़ी हुई झोपड़ी थी और वहीं पर मुकेश बैठा हुआ था। मैं तुरंत भागकर मुकेश के पास गया और कहा, अरे ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया, और उसने इतनी जल्दी दुकान भी बंद कर दी। मैंने इतना कहा ही था कि मेरा ध्यान उस आदमी की तरफ गया जो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। जब मैंने उस ओर देखा तो वह आदमी भी गायब था। उस आदमी को वहाँ से गायब देखकर मैंने मुकेश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, भाई जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस पर मुकेश ने चिढ़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ, बाइक तो ठीक होने दो।
मुकेश ने इतना कहा ही था कि एक आवाज़ और आई, जो उस मैकेनिक की आवाज़ थी। उसने कहा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस अभी बाइक ठीक कर देता हूँ। मैंने जैसे ही उस आती हुई आवाज़ की तरफ देखा तो वही मैकेनिक बाइक को ठीक करने में लगा हुआ था। मुझे अब इतना ज़्यादा खौफ सताने लगा था कि मैंने मुकेश का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और लड़खड़ाते स्वर में मुकेश से कहा, भाई यह मैकेनिक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं था। मुझे लगता है कि यह मैकेनिक कोई आत्मा है। डर तो मुकेश को भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं जितना तुम डरते हो। चल मजाक मत कर, बैठ जा और बाइक ठीक होने दे। बाइक ठीक होने पर ही चलेंगे। फिर मैंने मुकेश को पिछले 10 मिनट में जो मेरे साथ घटना घटी थी वह सारी घटना बता दी। इस पर मुकेश ने कहा कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वह मैकेनिक थोड़ी गंभीर हंसी हंसते हुए बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि यह एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। बस कब्रिस्तान के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में घना जंगल भी। और उसने तब भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। यह सुनकर हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, बस एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके बदले में आपसे पैसे नहीं लूँगा। बस मुझे इसके बदले में तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों बेहद डर गए और आओ देखा न ताओ, बस हम वहाँ से तुरंत उठे और भागने लगे। हम लगातार भागे ही जा रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी कि हम कब्रिस्तान से आगे जा नहीं पा रहे थे। हम भागते भागते काफ़ी आगे निकल चुके थे। समय भी काफ़ी हो चुका था और हम दोनों की सांसें भी काफ़ी ज़्यादा फूलने लगी थी। भागते भागते हम अचानक से रुक गए, क्योंकि हम वही कब्रिस्तान के गेट और उस मैकेनिक की दुकान के पास वापस आ चुके थे। फिर हमने देखा कि वही मैकेनिक हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वह कह रहा हो कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। हम दोनों इतना सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी मैंने मुकेश से कहा कि हमें जंगल की तरफ भागना चाहिए। मेरी इस बात पर मुकेश ने तुरंत हामी भर दी। हम दोनों जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते हम काफ़ी ज़्यादा अंदर तक आ गए। तभी हमें एक आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर हम वहीं रुक गए। जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी वह किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। रोने की आवाज़ सुनकर हम दोनों एक ही जगह पर रुक जाते हैं। हमने जंगल के उस अंधेरे में हमसे थोड़ी दूर गौर किया तो देखा एक औरत अपने सर को घुटनों में करे हुए रोए जा रही थी। उस औरत को देखकर मुकेश को पता नहीं क्या हुआ, वह उस औरत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैंने मुकेश को लाख मना किया कि वह उस औरत के पास ना जाए, लेकिन मुकेश था कि मानो मेरी बातों का उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा हो। वह धीरे धीरे उस औरत की तरफ चला जा रहा था। जब वह थोड़ी आगे निकल गया तो मुझे भी मजबूरन उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। मुकेश उस औरत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया और उस औरत से बोलता है, अरे सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को और इतने घने जंगल में? मुकेश की बात सुनकर उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ, वह अब भी रोए जा रही थी। उसके बाद मुकेश ने उस औरत के हाथ को छूकर उससे फिर से वही कहा। इस बार औरत ने उसकी बात सुनी और जवाब देते हुए कहने लगी कि उसने मेरे पति को मार दिया, और इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। मुकेश फिर डरते हुए पूछा, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उन्होंने बदले में मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं, लेकिन किसी से पैसे नहीं लेते। और इतना बोलकर वह औरत चुप हो जाती है और धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है।
जैसे हमने उसका चेहरा देखा तो हमारा दिल दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा इतना ज़्यादा सफ़ेद हो चुका था मानो उसमें रक्त की एक बूंद भी ना हो। वह औरत फिर से बोलती है, तुम वैसे ही मुसाफिर हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। इतना सुनकर हमारे शरीर के अंदर एक और डर की लहर दौड़ पड़ी। हम दोनों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, आपको जिसकी तलाश है हम वो नहीं हैं, हमें जाने दो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, साहब जी आपकी बाइक ठीक हो गई है। इतना सुनते ही हम दोनों पीछे पलटे तो वही मैकेनिक पीछे खड़ा हुआ था। हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे और हम विनती करने लगे और कहा, हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तभी वह मैकेनिक बोल पड़ा। उसने कहा, कुछ बिगाड़ने के लिए तुम जिंदा रहोगे तभी ना बिगाड़ोगे। वह मैकेनिक जितने पास आता जा रहा था उसका चेहरा उतना ही भयानक होता जा रहा था। उसकी एक आंख से खून भी निकल रहा था और उस औरत की आवाज़ इतनी तेज़ होती जा रही थी कि हमारे कान के पर्दे कभी भी फट सकते थे। वह मैकेनिक हमारे बिल्कुल पास आ चुका था। अब हमें महसूस हुआ मानो हमारे शरीर पर लाखों की संख्या में किसी ने चींटियाँ छोड़ दी हो और वह चींटियाँ हमें लगातार काटे जा रही थी। हमारे हर शरीर के अंग से भयानक पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी मैकेनिक हमें देखकर हंसे ही जा रहा था। अब इतना दर्द सहन करना मेरे बस की बात नहीं थी। मुकेश दर्द से चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल चुप हो गया था, मानो उसमें दर्द सहन करने की ताकत आ गई हो। मैं भी थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी सूरज की रोशनी से आंखें खुली तो मेरे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। शरीर के हर हिस्से से मांस के लोथड़े नज़र आ रहे थे। मैं अपने शरीर को खींचते खींचते सड़क तक गया और फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे सामने पुलिस भी खड़ी हुई थी। मैंने उनको मुकेश के बारे में भी बताया, लेकिन पुलिस ने बताया कि जिस जगह से तुम मिले थे उससे थोड़ी दूर एक लाश और हमें बरामद हुई थी। उसकी जांच से पता चलता है कि वह लाश मुकेश की ही थी। मुझे ठीक होने में लगभग साल भर का समय लग गया, लेकिन जब मैं उस हाईवे से शॉर्टकट लेने के कारण हमारे साथ हुए हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी ज़बान हलक में ही अटक जाती है और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी मेरी और मेरे दोस्त की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और सुनने में मज़ा आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आगे और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।